आशा है आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आगे से आगे शेयर करना न भूलें। तो चलिए, इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजपूताने के एक ऐसे महान शासक की कहानी या जीवन गाथा जिसने दर दर की ठोकरें खाना कबूल किया, लेकिन मुग़लों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और मुग़लों को नाकों तले चबवा दिए और एक हल्दी घाटी जैसा अनिर्णित युद्ध इतिहास में अविस्मरणीय बना दिया। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और उनकी माँ का नाम था जयवंता बाई। ये जो जयवंता बाई है वो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का जन्म एक पर्टिकुलर स्थान अगर हम देखें तो वह बादल महल, या महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। ठीक है। और महाराणा प्रताप है, उनका विवाह 1557 में अजबदेव पंवार के साथ हो गया। और महाराणा प्रताप और अजबदेव पंवार के पुत्र हुए हैं अमर सिंह, जो 1559 में हुए। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप के देखिए बाद में इन्हीं का नाम आता है, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। 28 फरवरी 1572 इस दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और महाराणा उदय सिंह है उनका दाह संस्कार गोगुंदा में किया जाता है। और उसी दिन महाराणा के जो मेवाड़ के सामंत हैं, सरदार हैं, प्रजाजन हैं, वो गोगुंदा के अंदर ही महादेव बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं। कब? 28 फरवरी 1572। ठीक है। इस प्रकार 1572 के अंदर महाराणा प्रताप शासक बन जाते हैं। हालांकि इस समय एक छोटी सी क्रांति मानी जाती है जो राजमहल की क्रांति के नाम से जानी गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उदय सिंह है वो अपने बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन प्रजा महाराणा प्रताप को शासक बना देती है। ये हुआ हमारा इनका संक्षिप्त जीवन की स्थिति। अब हम बात करते हैं नागौर दरबार। देखो, राजपूताने पर नियंत्रण करने की या राजपूत शासकों पर नियंत्रण करने की अकबर के जीवन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया। इस नागौर दरबार में अनेक रियासतों, जिनमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ रियासत ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ रियासत के महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए मुग़ल शासक अकबर द्वारा 4 दल भेजे गए। अब ये 4 दल कौन थे? जलाल खां, ये नवंबर 1572 में गया, जो पहले दल का मुखिया था। दूसरा दल मान सिंह के नेतृत्व में जून 1573 में गया, जिसने महाराणा प्रताप से मुलाकात की। तीसरा दल भगवान दास के नेतृत्व में अक्टूबर 1573 में गया। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी मैं आपका दूर कर दूं। कहीं कहीं आप भगवान दास पढ़ोगे, कहीं कहीं आप भगवंत दास पढ़ोगे। देखिए, इतिहास में इन दोनों शासकों को एक ही मान लिया गया है, चाहे वहाँ भगवान दास लिखा हो चाहे भगवंत दास लिखा हो, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा दल गया था टोडरमल के नेतृत्व में दिसंबर 1573। इन चारों दल को आपको बड़ी ही आसानी से याद रखें क्रमशः। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र प्रचलित है और वो है जमा भट्टो। ठीक है, इस सूत्र को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि सर्वप्रथम दल का नेतृत्व किसने किया? जलाल खां। दूसरा दल मान सिंह।
तीसरा दल भगवंत दास या भगवान दास और चौथा दल टोडरमल के नेतृत्व में गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी के से पहले। मुगल शासक अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता में लाने से प्रयास थे वो सारे के सारे असफल हो गए। अब मुगल शासक अकबर है उसने प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। ये योजना कहाँ बनाई? उन्होंने अजमेर के किले में ये योजना बनाई थी जिसमें मुगलों का ठहराव था और इसी दुर्ग के अंदर, अजमेर के दुर्ग के अंदर अंग्रेज़ों के टाइम शस्त्रागार भी था, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। और आज भी वहाँ संग्रहालय बना हुआ है। तो अजमेर के अंदर ये इस प्रकार महाराणा प्रताप को युद्धबंदी बनाने की योजना बनाई गई और इस योजना को परिणति करने के लिए इनको मान सिंह और आसफ खां यानी मुगल शासक अकबर द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिए मान सिंह और आसफ खां को जिम्मेदार दी गई। मुख्य नेतृत्व मान सिंह के हाथ में था और आसफ खां उनके सहयोगी थे। मान सिंह और आसफ खां अजमेर से राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान के लिए चलते हैं। कब? 3 अप्रैल 1576 को चलते हैं और वो जाकर सीधे ठहरते कहाँ है? मांडलगढ़ ठहरते हैं और मांडलगढ़ में मान सिंह और आसफ खां सेना सहित 2 महीने रुके रहते हैं। 2 महीने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और नाथ द्वारा के खमनोर के मोलेला गांव के अंदर अपना पड़ाव डाल देते हैं। इन सारी घटनाओं की जानकारी किसको मिलती है? इन सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है महाराणा प्रताप को और वो भी इस संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो गोगुंडा और खमनोर के बीच एक तंग घाटी के रास्ते में जिसका नाम था हल्दी घाटी, उस तंग घाटी में वो अपना पड़ाव डाल देते हैं। ये गोगुंडा और खमनोर के बीच की जो तंग घाटी थी वो महाराणा प्रताप के पड़ाव के लिए बहुत ही उपयुक्त घाटी थी। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ियों का जो क्षेत्र था महाराणा प्रताप तथा उसकी सेना के लिए बिल्कुल जाना पहचाना था। साथ ही साथ मुगल सैनिकों के लिए समस्या खड़ी कर सकता था क्योंकि मुगल शासक या सैनिक यहाँ भटक सकते थे, ठीक है, या वो भूख और प्यास से यहाँ मर सकते थे। साथ ही साथ इन तंग रास्तों के अंदर एक व्यक्ति ही निकल सकता था, इतने तंग रास्ते थे। इसलिए महाराणा प्रताप के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान साबित हुआ। साथ ही साथ यहाँ से पहाड़ियों से छुपकर शाही सैनिकों पर हमला करना बड़ा आसान था। तो इस प्रकार ही हल्दी घाटी की मैदान की ज़मीन तैयार होती है। अब 18 जून 1576, ठीक है, इस दिन दोनों सेनाएं सुबह प्रातःकाल ही आमने सामने आ गई। महाराणा प्रताप की अग्रिम पंक्ति है यानी शुरुआती चरण है, उसका नेतृत्व किसने किया? हकीम कासूर ने किया और मुगल सेना की टुकड़ी पर आक्रमण पुरजोर तरीके से किया और उनको सफलता मिली। मुगल सैनिक है वो हताश हो गए और इधर उधर भागने लगे। मुगल इतिहासकार बदायूनी जो खुद इस युद्ध के अंदर उपस्थित थे वो खुद भी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। इस प्रकार मुगल सेना के दांत खट्टे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मेहतर खां वहाँ ये कहते हुए आते हैं कि बादशाह स्वयं शाही सेना लेकर आ गए, ठीक है। अब मेहतर खां कौन है? देखिए मुगलों ने एक रिजर्व सेना रख रखी थी। रिजर्व सेना वो होती है जो युद्ध शुरू होने के काफ़ी देर बाद में आती है और वो युद्ध का नक्शा ही पलट देती है। तो रिजर्व सेना है, आरक्षित सेना है, उसके प्रधान कौन थे? मेहतर खां। जो मुगल सेना को भागते हुए देखते हैं तो वो अचानक आके कह देते हैं बादशाह सलामत स्वयं सेना लेकर आ गए। इतना कहने पर मुगल सैनिक जो भाग रहे होते हैं, जिनका दम टूट चुका होता है, जो हताश हो चुके हैं, तो उनमें वापस एक नया जोश आ जाता है और वो वापस युद्ध के लिए डटकर तैयारी करते हैं और वो भागते हुए उनके कदम रुक जाते हैं। इस स्थिति के अंदर वापस युद्ध शुरू होता है और महाराणा प्रताप यहाँ से थोड़ा पीछे हटते हुए बनास नदी के किनारे रक्तताल या रक्त तलाई के मैदान में अपना पड़ाव डाल देते हैं। वहाँ डालते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं हाथी की तरफ। देखिए वहाँ हाथियों का संघर्ष होता है। अब यहाँ जो हाथी हम देख रहे हैं
लूणा, कहीं कि उसका नाम मिलता है पूर्णा, तो लूणा या पूर्णा। दूसरा नाम है राम प्रसाद। ये जो लूणा और पूर्णा और राम प्रसाद है, ये थे महाराणा प्रताप के हाथी। जबकि गजराज और गजमुक्त और मर्दाना ये थे मान सिंह या मुगलों की तरफ के हाथी। जब राम प्रसाद है, उस राम प्रसाद का महावत मारा जाता है, तब महावत यानी जो उसको चला रहा है, तो राम प्रसाद हाथी का महावत जब मारा जाता है तो अकबर के कब्जे में राम प्रसाद हाथी आ जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अकबर उसका नाम क्या रख देता है? पीर प्रसाद रख देता है। इस प्रकार ये हाथियों का संघर्ष था। अब जो हाथी मान सिंह के पास था उसका नाम था मर्दाना। मान सिंह के पास जो हाथी था वो था मर्दाना। इस मर्दाना हाथी पर बैठे हुए मान सिंह पर जब राणा प्रताप की नज़र पड़ती है तो राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक की ओर संकेत करते हैं। चेतक है वो उधर दौड़ता है और अपने आगे के दोनों पांव वो मर्दाना हाथी जो किसका है? मान सिंह का, उसके सिर पर टेक देता है। और इसी के टेकने के साथ ही महाराणा प्रताप है वो भाले से प्रहार करते हैं और भाले से प्रहार करते ही मान सिंह है वो होदे में नीचे झुक जाते हैं और छिप जाते हैं, जबकि उनका अंगरक्षक जो पीछे बैठा होता है वो मारा जाता है। और इसी युद्ध के दौरान या इसी प्रहार के दौरान हाथी के होदे का एक पाया टूट जाता है। इस प्रकार यहाँ उस पर भारी पड़ते हैं कौन? महाराणा प्रताप। लेकिन इस चक्कर के अंदर हाथी की सूंड में एक जहरीला खंजर बंधा होता है और उस खंजर से किसकी टांग कट जाती है? उस खंजर से चेतक की टांग कट जाती है। चेतक कौन है? महाराणा प्रताप का घोड़ा, उसकी टांग है वो कट जाती है। अब इतने में मुगल सेना आ जाती है आसपास से और राणा प्रताप वहाँ से घिर जाते हैं। घिर जाते हैं तो उनको झाला मन्ना या मान सिंह है वो देखते हैं और वो तुरंत राणा प्रताप के जाते हैं और देखते हैं कि राणा प्रताप घायल भी है। तो वो उनको बोलते हैं कि आप अपने राजकीय चिन्ह और छत्र ये मुझे दे दीजिए और आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि मेवाड़ के लिए आपका रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब राणा प्रताप है उनको निकलना पड़ता है। वो निकलते हैं क्योंकि उनका खुद भी घायल थे, घोड़ा भी घायल था और झाला मन्ना या मान सिंह वो छत्र लेकर युद्ध का नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ से मुगलों की शाही सेना से घिर जाते हैं और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वहाँ से राणा प्रताप निकलने में कामयाब हो जाते हैं। राणा प्रताप निकलकर पहुँचते हैं बलीचा। जब बलीचा गांव पहुँचते तो वहाँ एक नाले को पार करते हुए चेतक की मृत्यु हो जाती है और आज भी बलीचा गांव के अंदर ही चेतक की समाधि बनी हुई है। अब वो उस घोड़े के गम में आंसू बहा रहे होते हैं, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, ओ नीला घोड़ा रा ऐसवार। वो पीछे पलट के देखते हैं तो वो आवाज़ होती है उनके भाई शक्ति सिंह की। देखिए शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई होते हैं, लेकिन वो नाराज़ होकर किसके दरबार में चले जाते हैं? अकबर के दरबार में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वो भाई के सामने अपने आप को नहीं रोक पाते और भाई के पास आकर मेल मिलाप कर लेते हैं। इन सब घटनाओं की जानकारी अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति से मिलती है। राज प्रशस्ति है वो रणछोड़ भट्ट की संस्कृत में रची गई रचना है, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय रची गई थी। अब देखते हैं समीक्षा। देखो ये जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का संघर्ष हुआ, इसमें महाराणा प्रताप यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। तो इतिहासकारों ने इस युद्ध को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दिया है। सबसे पहले अपना नाम लेते हैं कर्नल टोड। कर्नल टोड इसको मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से जानते हैं या इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं। वही हम बदायूनी की बात करें, बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहते हैं और अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं। और कई इतिहासकारों की माने तो वो इसको धर्मनिरपेक्ष युद्ध भी कहते हैं। ज़्यादा हम सारांश निकाल के देखें तो एक अनिर्णित या परिणाम विहीन युद्ध देखा गया। अब ये अनिर्णित या परिणाम विहीन युद्ध कैसे रखा गया? अकबर का उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को निधीन करे या महाराणा प्रताप को बंदी बनाए या मेवाड़ को पूरा कब्जे में करे, लेकिन अकबर अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। ना वो
महाराणा प्रताप को पकड़ पाया, न अपने अधीन ला पाया, ना पूरा मेवाड़ कब्जे में आया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये एक अनिर्णित सा युद्ध था। इसके बाद जब महाराणा प्रताप भागने में कामयाब हो जाते हैं, अधीन नहीं आ पाते, तो अकबर नाराज होते हैं और मान सिंह और आसफ खां की डोडी समाप्त कर देते हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि ये युद्ध अकबर के लिए भी विजेता वाला नहीं था या निर्णय वाला युद्ध नहीं था। फिर हम आगे की घटनाओं को देखें। इस युद्ध के बाद में जो घटनाएं होती है, उन घटनाओं से भी साबित होता है कि ये युद्ध अकबर के पक्ष का नहीं रहा। जैसे इस युद्ध के बाद फरवरी 1577, कब की बात कर रहे हैं अपन? फरवरी 1577, अकबर स्वयं राणा प्रताप के खिलाफ अभियान करते हैं। ठीक है, अगर ये अभियान को करना पड़ा, इसका मतलब वो पहले इसका कोई रिजल्ट, नतीजा नहीं निकल पाया था। उसके बाद अक्टूबर 1577 से हम लेके चले तो आगे 3 बार, ठीक है, नवंबर 1579 तक ये आज का 3 बार अभियान करते हैं। कब? अक्टूबर 77 से नवंबर 1579 के बीच। तो हल्दी घाटी के बाद किसका अभियान है? पहले तो अकबर का स्वयं है, उसके बाद शहबाज खां का है। अब हम देखते हैं 1580। देखिए 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना को अभियान लेकर भेजा जाता है। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। शेरपुर गांव के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना अपने परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन वहां राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह हमला करते हैं और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को कैद करके प्रताप के सामने लाते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप इस बात से नाराज होते हैं कि उनके पुत्र ने परिवार को बंधक बनाया है और उनको सह सम्मान वापस अब्दुल रहीम खान खाना के पास भेज देते हैं। 1582, देखो 1582 में क्या होता है? 1500 अजमेर और मेरवाड़ा के बीच मुगलों की एक चौकी थी दिवेर। उस दिवेर चौकी पर महाराणा प्रताप सिंह आक्रमण करते हैं और दिवेर चौकी पर कब्जा कर लेते हैं। ये जो युद्ध है, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है और ये किसने कहा है? कर्नल टोड ने। अब हम आगे चलें तो हम देखें दिसंबर 1584 की बात है। कब की बात है? दिसंबर 1584 में महाराणा प्रताप के खिलाफ किसको भेजा जाता है? आमेर के जगन्नाथ कछुआ को भेजा जाता है। वो 85 में वहाँ संघर्षरत रहते हैं, लेकिन ये सभी असफल रहते हैं। 1584 या 85 के बाद राणा प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं किया जाता। इसी समय 1585 के अंदर मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर, इस मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम को 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ लूणा चावंडिया को हटाकर महाराणा प्रताप चावंड पर कब्जा कर लेते हैं और चावंड को अपनी अस्थायी राजधानी घोषित कर देते हैं। इस प्रकार राणा प्रताप है वो 1585 में अपनी आपातकालीन राजधानी का दर्जा किसे देते हैं? चावंड को देते हैं। और ये चावंड मेवाड़ की राजधानी लगभग 28 साल तक बनी रहती है, लेकिन राणा प्रताप के समय तक ये 12 साल तक बनी रही। कैसे? और राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है जनवरी 1597 के दिन। उनकी मृत्यु कैसे होती है? धनुष की प्रत्यंता चढ़ाते समय वो टूट जाती है और राणा प्रताप को चोट लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में होती है और बांडोली के अंदर उनका दाह संस्कार किया जाता है और वहाँ पर उनकी 8 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। इस प्रकार महाराणा प्रताप का ये संघर्षमय जीवन समाप्त होता है।